जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ सकता, चिकनाई की डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। इसके अंदर अगर इसका ख़ास लेवल से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो यूरिया क्रेटिनिन बढ़ सकता। जी हाँ, आपने सही सुना कि ये गुर्दे के मर्ज़ को ही दी जाती है, मरीज़ को दी जाती है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो इससे क्रेटिनिन थोड़ी सी बढ़ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्रोलिमस क्या चीज़ है? टेक्रोलिमस एक दवाई है जो ट्रांसप्लांट में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या जीएन में कई जगह इस्तेमाल की जाती। ये दवाई क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, यही इस वीडियो का मौजू होंगे। हमने वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के ऊपर एक वीडियो करेंगे। ये वीडियो किताब, शख्सियत और किसी भी ऐसे मौजू पे होगी जो हमारे जहन की ग़िज़ा बन सके। टेक्रोलिमस है क्या? इसे हम कैल्सिन्यूरिन कहते हैं, अपनी ज़ुबान में टेक्निकल नेम है, इसको हम लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ये कहा जाता है कि आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, जैसे हम कहते हैं आम ज़ुबान में हल्का हाथ रखें, तो इम्यूनिटी थोड़ी सी पीछे चले जाती है। वो हर नए मेहमान को आता देख के उसके ख़िलाफ़ टारगेट किलिंग शुरू नहीं करती। अब इसके फ़वाइद भी हैं कि अगर फ़र्ज़ करें किसी इंसान को ट्रांसप्लांट हुआ है या जीएन चल रहा है, तो उस सूरत के अंदर जो इम्यूनिटी अपने या वो डोनर वाले गुर्दे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, ये उसको थोड़ी सी मध्यम कर देती है। तो इम्यूनिटी का रिस्पांस, ऑटो इम्यूनिटी का या ट्रांसप्लांट के ख़िलाफ़ एक्शन थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है और उससे ट्रांसप्लांट ज़्यादा अरसे तक चल पड़ता है। एविडेंस ने अभी तक हमें ये बताया है कि टेक्रोलिमस अपनी दूसरी सिस्टर ड्रग साइक्लोस्पोरिन की निस्बत ज़्यादा ताकतवर है। टेक्रोलिमस को अगर हम ले रहे हैं तो इसके ब्रांड नेम्स को मैं नहीं जिक्र करूँगा, लेकिन टेक्रोलिमस जो उनसे अगर आप ले रहे हैं तो इसको दिन में 2 दफ़ा लेना पड़ता है। उसकी डोज़ आपका फिजिशियन, आपका नेफ्रोलॉजिस्ट जो उनसे वो सेटल डाउन कर रहा होता है, और इसको कुछ अरसे बाद इसके टेस्ट करवाने होते हैं कि ब्लड में हम जो दवाई दे रहे हैं क्या उसका लेवल मुनासिब है कि नहीं। जब ट्रांसप्लांट होता है तो अमूमी तौर पे 5 दिन के बाद, 4 से 5 दिन के बाद इसका लेवल करवाया जाता है, जितनी देर में ये अचीव हो जाता है एक ख़ास स्टेबल लेवल पे। उससे पहले ये खून में बढ़ रहा होता है लेकिन स्टेबिलिटी या प्लेटू की तरफ नहीं जाता। अगर वो लेवल ज़्यादा हो एक ख़ास रेंज से तो इसको नीचे किया जाता है, और ख़ास रेंज से ऊपर हो तो उसको दवाई को कम किया जाता है। उस लेवल को मैं कोट इसलिए नहीं कर रहा कि ट्रांसप्लांट मुख्तलिफ़ पॉपुलेशन, मुख्तलिफ़ नस्लों में मुख्तलिफ़ टारगेट्स किए जाते हैं। जीएन में इसके टारगेट्स मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन टेक्रोलिमस ट्रफ लेवल्स यानी कि एक दवाई के बाद जब अगली दवाई खाने का वक्त आ गया, उस टाइम ब्लड का सैंपल देना, ये देखने के लिए कि जब दवाई के 12 घंटे गुजर चुके तो ये खून में कितनी शामिल थी। एक ख़ास लेवल से नीचे इसका असर ज़ायल होना शुरू होता है तो उसको हमें ख़ास लेवल से ऊपर रखना पड़ता। टेक्रोलिमस के साइड इफ़ेक्ट्स। टेक्रोलिमस एक मेटाबॉलिक ड्रग है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो उनसे हैं वो शुगर की तरह के होते हैं, यानी एक इंसान के अंदर शुगर पैदा कर सकती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा कर सकती है। उससे इंसान को शुगर होने के चांस बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ सकता, चिकनाई की डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। इसके अंदर अगर इसका ख़ास लेवल से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो यूरिया क्रेटिनिन बढ़ सकता। जी हाँ, आपने सही सुना कि ये गुर्दे के मर्ज़ को ही दी जाती है, मरीज़ को दी जाती है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो इससे क्रेटिनिन थोड़ी सी बढ़ सकती है। और यही वजह है कि ये दवाई जब हम ट्रांसप्लांट में देते हैं तो तकरीबन जब 20 साल तक इसको दी जाती है तो ट्रांसप्लांट को ये बचाए तो रखती है, लेकिन तकरीबन 10 साल के बाद ज़्यादातर ट्रांसप्लांट जिस वजह से ख़राब होते हैं वो रिजेक्शन की वजह से नहीं होते, वो दवाई के इस्तेमाल की वजह से होते हैं। इससे अच्छा कोई सलूशन अभी तक हमें मिला नहीं तो ये आज भी इस्तेमाल हो रही है। जब इससे अच्छा सलूशन मिलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये बंद हो जाएगा। मिला नहीं से मुराद ये कि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो शायद इनसे बेहतर सलूशन है, लेकिन वो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। यूरिक एसिड
चिकनाई की डिस्टर्बेंस, शुगर का होना और इसके अलावा कॉस्मेटिक साइड इफ़ेक्ट। कॉस्मेटिक साइड इफ़ेक्ट में टेक्रोलिमस में बालों का गिरना शामिल है। कुछ लोगों को बाल्डनेस या बाल गिरने की प्रॉब्लम हो रही होती है। साइक्लोस्पोरिन की जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स से थोड़ा सेपरेट कंसीडर करूँगा। टेक्रोलिमस का कुछ ताल्लुक वायरल से भी है। कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिसमें के अंदर टेक्रोलिमस को इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि ये टेक्रोलिमस की वजह से ये वायरसेस जो उनसे हैं ये जिस्म के अंदर ज़्यादा फलते फूलते हैं, और साइक्लोस्पोरिन के अंदर उसको शिफ्ट करने की भी बात की जाती है, लेकिन इसके बारे में मुकम्मल कंसेंसस नहीं है। फिर कुछ दवाइयों के साथ इसका कम्बिनेशन इम्पॉर्टेंट है, जैसे माइक्रोफिनोलेट मोफिटल इस्तेमाल की जा रही होती है। ब्रांड नेम उसका सेलसेप्ट है। वो ब्रांड नेम इसलिए बता रहा हूँ कि वो ज़्यादातर लोग उससे मानूस हैं, तो लोगों को पता चल जाए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसकी मौजूदगी के अंदर ये जब टेक्रोलिमस और एमएमएफ का कम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है तो ये ज़्यादा पोटेंट इम्यूनोसप्रेशेंट है और आपको थोड़ी डोज इस्तेमाल करनी पड़ती है, लेकिन साइक्लोस्पोरिन के साथ डोज आपको ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो टेक्रोलिमस और एमएमएफ का कम्बिनेशन अभी तक का ट्रांसप्लांट में सबसे स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन माना जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स, और इसी वजह से ज़्यादातर ट्रांसप्लांट इसी ड्रग पे होते हैं। ये वीडियो डॉक्टर्स के लिए या शायद नर्सिस वगैरह के लिए भी नहीं है, ये आम लोगों के लिए एक जनरल इन्फॉर्मेशन की वीडियो थी कि टेक्रोलिमस क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अगर इसकी ज़्यादा डिटेल कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं जो ट्रांसप्लांट या जीएन में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पहलू पे इंशाअल्लाह मैं सेपरेट वीडियो इसके लिए बना दूंगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।